बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11 हिंदी से चैप्टर 5 जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जिसका शीर्षक है गलत लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी जी। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक के जीवन परिचय जानेंगे। लेखक शेखर जोशी जी की कहानी गलत लोहा कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी जी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़पोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर्य उतना ही अधिक। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीयता अभिमान बेमानी हो जाती है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहां से करेंगे। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहित की। अब उन्हें वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम और व्रतउपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं थी। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिताजी का अनुष्ठान कर पाने में, मतलब पिताजी जैसा अनुष्ठान कर पाने में वो कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वो खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी, यानी खराब हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वो धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा तो धनराम ने बताए हुए पिछले साल ही गुजर गए। दोनों हंस हंस कर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई वो गायन में निपुण था। वो मास्टर जी का चहेता यानी प्रिय शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बनाया गया था। उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार था। धनराम ने भी मोहन से मास्टर जी के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह वो आदर का भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसे मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। धनराम गांव के खेतियर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे यानी 3rd क्लास तक ही पढ़ पाया। मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ, यानी 13 का यानी 13 का टेबल कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता। धनराम डर या मंद बुद्ध होने के कारण 13 यानी 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग किया, अरे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्होंने थैले से 5-6 दरातियां निकालकर धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी। हालांकि धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर धन चलाने की विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इससे उसका पिता वंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया।
शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार गांव के यजमान के घर रहता था। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह वे घर पहुंचे। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और फिर मोहन को स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से गांव आया हुआ था। उससे बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वो उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हो गया। उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। बंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहाँ से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था। वो मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे समीप के समान स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वो नए वातावरण के कारण वो अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टी में भी वो तभी घर जाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता है। तब उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वो घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं क्लास पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वो पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर बंशीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उससे वास्तविकता का पता चला तो उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने उससे यही कहा कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। धनराम ने हसुए के फॉल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत निपटा ले जाते थे। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वो लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गिलाकर गोल बना रहा था, किंतु वो छड़ निहाई पर ठीक से फंस नहीं पा रही थी। अतः लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर उसे देखता रहा और फिर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक यानी आश्चर्यचकित रह गया। वो पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सजर की चमक थी।